Hello and welcome to Academy for Civil Excellence, and in today's video हम एनालाइज करेंगे कंबाइंड जियो साइंटिस्ट 2026 का प्रीलिम्स का पेपर। आज मैं आपको इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि इस पेपर में आए थे, साथ साथ उन क्वेश्चंस के क्या सोर्सेस थे, कहाँ से वो पूछे गए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ साथ आपको ये देखने को भी मिलेगा कि कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, चाहे वो CSE का पेपर हो, चाहे वो CDS का पेपर हो, चाहे वो CAPF का पेपर हो। कहीं ना कहीं UPSC जो है वो अपने थीम्स से भटकती नहीं है। कोई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी थीम्स फिक्स्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंट है तो क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी आएगा ही आएगा। अगर पॉलिटी है तो पार्लियामेंट से सवाल ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के लिए आपको NCERT के अलावा मूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आज की वीडियो में आपको समझ में आएंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखिए ये हिस्ट्री का क्वेश्चन जो कि इस पेपर में पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एंड कनेक्टेड अकाउंट ऑफ बुद्धाज लाइफ, कि बुद्धा की लाइफ के बारे में एक कौन सा टेक्स्ट है जो लिखा गया है। और मैं आपको ये दिखाती हूँ। देखिए आप IAS 2024 मतलब CSE 2024 के पेपर में भी ये चीज़ पूछी गई थी। अच्छा, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखी हैं तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑलवेज फोकस ऑन ऑप्शंस ऑल्सो, क्योंकि ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हमें PYQs एनालाइज करने हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना है और उसका आंसर देख लेना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बचे हुए ऑप्शंस भी ज़रूर देखने हैं, क्योंकि ऑप्शंस से आपको समझ में आता है कि UPSC का फोकस किधर है। तो इस वाले के अंदर आप देख सकते हैं कि ललित विस्तारा एक ऑप्शन है। साथ ही साथ देखिए CAPF 2014 में भी ये चीज़ पूछी गई कि कौन सी ऐसा टेक्स्ट है जो कि फुल फ्लेजेड बायोग्राफी है ऑफ बुद्धा। दैट इज आंसर इज ललित विस्तारा, और यहाँ पे भी सही जवाब क्या है, ललित विस्तारा। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे पूछा गया कि संगाभूति एक इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क है हु ट्रैवल्ड टू चाइना एट द एंड ऑफ 4th century AD, हु वाज द ऑथर ऑफ कमेंट्री ऑन, किसके ऊपर इन्होंने कमेंट्री लिखी थी। तो इसका आंसर है आपका सर्वस्तिवादा विनया। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है। बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है, और अगर आपने मेरी PYQ की बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म वाली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में भी आया होगा कि UPSC ने कितने सारे सवाल बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म से पूछे हैं। अब जब बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म की बात होती है तो कई टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि कभी कभार जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रही है UPSC की बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म की अंडरस्टैंडिंग, कि कौन सा ऐसा रिलीजन है जो कि हर चीज में सोल में बिलीव करता है, कि निर्वाणा का क्या मतलब है, ये सारी चीजें पूछता है। या फिर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड लिटरेचर से पूछ लेता है, ठीक है, कभी कभार आर्ट से पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये वाले एक टाइप के क्वेश्चन भी हैं जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ से आपका काम क्या होना चाहिए कि आप प्रजना परमिता सूत्रा, विशुद्धि मार्ग, महावागा, इन सब चीज़ों को भी ध्यान से पढ़ें कि ये किन्होंने लिखे हुए हैं और ये कहाँ और किस चीज़ से कनेक्टेड है। मूविंग ऑन, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो इस पेपर में पूछा गया है। द भामिनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर क्लैश्ड फ्रीक्वेंटली ओवर द टेरिटरी ऑफ डैश, कि मतलब जो विजयनगर और भामिनी किंगडम है उनका ज़्यादा क्लैश किस टेरिटरी के पीछे होता था। और देखिए मैंने पहले भी बताया है कि NCERTs जो हैं वो कहीं ना कहीं बेस्ट सोर्स साबित होती है व्हेन इट कम्स टू एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री की मैं बात करूँ, एंशिएंट हिस्ट्री या मेडिवल हिस्ट्री की बात करूँ, तो सबसे अच्छी जो टेक्स्ट बुक्स हैं दैट इज NCERT। और आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आंसर इसका है रायचूर दोआब। लेकिन यहाँ पर क्या कहानी खत्म होती है, ऐसा नहीं है। विजयनगर आज से नहीं, बहुत पहले से UPSC का फेवरेट रहा है। तो विजयनगर हमेशा UPSC की प्रायोरिटी रहा है। आप ये देखिए, ये था जियो साइंटिस्ट 2026 का क्वेश्चन, और ये पूछा है इन्होंने 2025 के अंदर। पिछले साल भी इन्होंने विजयनगर से क्वेश्चन पूछा है, जहां पर इन्होंने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्णदेवराया। अब आपको पता होना चाहिए, देखिए ऑप्शंस क्या है, कृष्णदेवा टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल, विठल स्वामी टेम्पल, तिरुवेंगलनाथ टेम्पल। ये भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली NCERT से था, क्योंकि सारे जो आपके ऑप्शंस हैं उनके बारे में क्लियरली NCERT के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, आपको ये पता होगी कि विजयनगर की जब भी हम बात करते हैं तो हम 4 डायनेस्टीज की बात कर रहे हैं। संगम डायनेस्टी, सलूवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी एंड अराविडू डायनेस्टी। आपको ये बात पता होगी।
और जो सबसे फेमस जो इनके राजा थे वो कृष्णदेवराया थे, जो कि तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कृष्णदेवराया ने कृष्णदेवा टेम्पल, हजारा रामा टेम्पल और विट्ठल स्वामी टेम्पल को बनाया था, बट तिरुवेंगलनाथ टेम्पल को अच्युत देवराया ने बनवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, CAPF 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑल्दो आपकी CSC की अगर मैं बात करूं तो इतना डिटेल्ड क्वेश्चन आने का चांस थोड़ा कम है, इस टाइप के क्वेश्चन आने का चांस फिर भी ज़्यादा है। विजयनगर में ना एक और चीज़ आप देखेंगे कि लिटरेचर या फिर कोर्ट पोएट्स से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको, कि जैसे पूछ लिया गया था कि अमुक्त मल्लदा किसने लिखी थी, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बट फिर भी इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर ऑल ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से। अब आप देखें कि अब्दुल रज़ाक एक ट्रैवलर थे जो विजयनगर में आए थे। उन्होंने बोला कि मैंने बहुत सारे फ्लावर मर्चेंट्स को विजयनगर में देखा और ये नोट किया कि एक पर्टिकुलर टाइप का फ्लावर जो है वो बहुत ही ज़रूरी है लोगों के लिए, क्योंकि वो उनके खाने में, फूड में यूज़ होता है। तो विच वेराइटी ऑफ फ्लावर वॉज बींग रेफर्ड, कौन सा फ्लावर ऐसा था? तो इसका आंसर है जैस्मिन। अच्छा, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं ना, आप क्या करते हैं, आप जब स्टैटिक कवर कर लेते हैं NCERT से, अपने क्लास नोट से, उसके बाद जब आप PYQ करते हैं, वो एक तो आपको इन्फॉर्मेशन एडिशन भी देता है, आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, और आपको ये बात समझ में भी आती है कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ तो मुझे क्या पढ़ना है और क्या मुझे छोड़ना है। आगे देखें, CAPF 2024 में देखिए एक और सवाल पूछा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महानवमी डिब्बा अ मैसिव प्लेटफॉर्म। अब आप देखें, डायरेक्ट NCERT का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है और पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है महानवमी डिब्बा के बारे में, जहाँ पर इन्होंने विजयनगर से रिलेटेड बहुत सारे डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की है, और इन्होंने लिखा भी है कि बहुत सारे इंप्रेसिव प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे, यूजुअली कॉल्ड द ऑडियंस हॉल एंड द महानवमी डिब्बा। अब लिखा भी है कि महानवमी डिब्बा जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी के ऊपर लोकेटेड था। साथ ही साथ लिखा था कि रिचुअल्स जो भी महानवमी डिब्बा के साथ कोइंसाइड करते हैं वो क्या है, लिटरली द ग्रेट 9th डे महानवमी, नवमीज 9 ऑफ द 10-day हिंदू फेस्टिवल, जैसे कि सितंबर एंड अक्टूबर में देखा जाता है दशहरा नॉर्थ इंडिया में, दुर्गा पूजा इन बंगाल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी ऑफ विजयनगर। ये बिल्कुल सही है। एंड विरूपाक्षा टेम्पल इज लोकेटेड ऑन, ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विरूपाक्षा टेम्पल किसने बनवाया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब आप देखें, ये क्वेश्चन इस बार जियो साइंटिस्ट में पूछा गया कि अंडर द लीडरशिप ऑफ which Sanskritist epigraphist was the project of preparing the first critical edition of epic Mahabharat started in 1919। अब ये ऐसे टाइप का सवाल पहली बार नहीं पूछा है यूपीएससी ने। यूपीएससी अपने CSC के 2023 के पेपर में भी ये सवाल पूछ चुकी है, बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर, जहां पर उन्होंने पूछा था विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री अलेक्जेंडर रिया, AH लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर एलियट, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है। और आप ये देख सकते हैं, ये डायरेक्ट NCERT से इन्होंने पूछा था, जहां पर वॉल्टर एलियट, आप कह सकते हैं बाकियों के बारे में मेंशन भले ही ना हो, बट वॉल्टर एलियट के बारे में ये चीज़ मेंशन थी कि ये कमिश्नर थे गुंटूर के, गुंटूर इज इन आंध्र प्रदेश, और इन्होंने अमरावती को विजिट किया था। वहाँ पर वेरियस स्कल्पचर्स इन्होंने कलेक्ट किए थे, पैनल्स कलेक्ट किए थे और उनको ले गए थे। तो बेसिकली ये आर्कियोलॉजिकल एक्सकावेशन से कनेक्टेड थे। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप देखें तो डायरेक्टली NCERT से पूछा गया है। इसका मतलब you cannot take a chance to leave even one line of NCERT। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स ऑफ स्कॉलरशिप जो है वो 1990 में स्टार्ट हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ VS सुक्थांकर, जिन्होंने इनिशिएट किया टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। तो इसका आंसर है VS सुक्थांकर। इससे आपको समझ में आता है कि NCERT कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अब आप देखें, एक्ट ऑन द एक्ट्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ज़रूरत है कि आप एक्ट करें इन एक्ट्स के ऊपर। देखिए, रिसेंटली में जियो साइंटिस्ट के पेपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ कि यूपीएससी आज से नहीं बहुत टाइम से एक्ट्स के ऊपर सवाल पूछ रही है। देखिए, 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पर सवाल पूछा गया, फिर उसी को लेकर 2016 में मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन पूछा गया, फिर ख़त्म नहीं हुआ है,
2021 के अंदर दोबारा से वही मॉन्टेग चेमफोर्ड रिपोर्ट पूछा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूछा, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पूछा। अच्छा, अब ये जो आप लेवल 1 लेवल 2 देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कभी कभार यूपीएससी एक ही टॉपिक पर सवाल बार बार पूछती रहती है। जब भी यूपीएससी एक ही टॉपिक पर बार बार सवाल पूछती है तो हर बढ़ते साल के साथ उस टॉपिक के डेप्थ में यूपीएससी चली जाती है। फॉर एग्जांपल, जब 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पूछा गया था तो वो लेवल 1 का क्वेश्चन था। अगले साल लेवल्स बढ़ते चले गए और आप यहाँ पर देख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के लेवल 3 पे पहुंच गए हैं, जहाँ पे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के ऊपर पूछा गया। आगे देखें, 2017 में डायरकी पे क्वेश्चन, 2012 के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल पूछा गया, जहां पर सारे एक्ट्स एज एन ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी 1935 भी एक ऑप्शन है। देन 2018 में एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में पूछा गया, और आप देख रहे हैं हर बढ़ते साल के साथ जो है वो लेवल जो है इंक्रीज होता जा रहा है। ऐसे तो एक्ट्स के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं एक्ट्स के ऊपर कि यूपीएससी ने जितने भी पेपर्स में अपने एक्ट्स पर सवाल पूछे आप चाहते हैं मैं उसे सॉल्व करूं, डीकोड करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर हम अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की ही बात करें तो देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कम से कम आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है, जबकि मैंने सीडीएस वगैरह के क्वेश्चन तो अभी यहाँ पर लगाए भी नहीं है। दैट इज वाई आई हैव रिटन लर्न फ्रॉम PYQs बिकॉज एक्ट्स आर यूपीएससीज फेवरेट। यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने क्या किया था, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी, बिल्कुल सही बात है। सेंटर के अंदर डायरकी आई थी, ये भी बिल्कुल सही है। एंड अबॉलिशन ऑफ इंडियन काउंसिल, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज आंसर D 1, 2 एंड 3। नाउ मूविंग ऑन, आगे देखें। अब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, जो कि यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट्स टॉपिक है, और हर साल आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। अभी भी इंडिया के अंदर जो AI इम्पैक्ट सबमिट हुई उसकी ओपनिंग वीडियो के अंदर हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का द ग्रेट बाथ दिखाया गया। तो यूपीएससी हमेशा फोकस्ड रहती है, और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन आज करवाऊंगी भी। देखिए, ये क्वेश्चन जो है जियो साइंटिस्ट में पूछा गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टाउन प्लानिंग इन लोअर टाउन ऑफ मोहनजोदारो। अब आप देख सकते हैं, ये मैंने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट लगाया। आप देखें, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है डेजिग्नेट। आपको पता होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की अगर टाउन प्लानिंग की बात करते हैं तो हम हमेशा ऐसे बात करते हैं कि वेस्ट जो है वो थोड़ा अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म था, जहाँ पर सिटाडल होता था, और ईस्ट जो है वो थोड़ा सा लोअर होता था, जो लोअर टाउन होता था। और सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं वो सिटाडल के अंदर होती थी, सिटाडल फोर्टिफाइड होता था। ज़्यादातर हमें ये पता होता है, लेकिन हमें एनसीईआरटी पढ़कर ये बात समझ में आती है कि लोअर टाउन भी वॉल्ड था। ज़्यादातर हमारा माइंडसेट कहता है कि सिटाडल ही वॉल्ड था, नहीं, लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वॉल्ड। साथ ही साथ लिखा हुआ है कि सिटाडल के अंदर जो बिल्डिंग्स थी वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बनी हुई थी। यहाँ पर सिर्फ यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, प्लानिंग इस हद तक थी कि ब्रिक्स के बारे में भी बताया गया है कि ब्रिक्स या तो सन ड्राइड होती थी या फिर बेक्ड होती थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने कहाँ पर जो है बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन में सुना है। बर्न्ट ब्रिक्स के बारे में आप कहाँ सुना है आपने, ये आप बताएंगे मुझे। ब्रिक्स के साइज की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times एंड ट्वाइस द हाइट रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली अगर रेशियो की बात करें तो वो बनेगा 4:2:1। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है कि लेंथ ऑफ द ब्रिक्स वॉज अबाउट ट्वाइस द हाइट। ये बिल्कुल गलत है, अभी हमने पढ़ा कि 4 times है। एंड हाई प्लेटफॉर्म्स वर बिल्ट ऑन विच हाउसेज वर कंस्ट्रक्टेड, ये बिल्कुल सही बात है। और अगर इन दो के हिसाब से अगर आप आंसर लगाएं तो 1 तो पहले ही गलत हो गया, यहां से ये गलत, एंड D इज द आंसर। 2 and 3। अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन से कितनी बार सवाल पूछ चुकी है। यूपीएससी विल आस्क दिस अगेन, ये मैंने पिछली बार भी प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि 100 years हो रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमें पता है, इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए है क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जिसको डिस्कवर किया गया था बाय दयाराम साहनी। एक्सटेंट की बात करें तो जम्मू में मांडा, साउथ में दैमाबाद इन महाराष्ट्र, और इसकी वेस्टर्न एक्सटेंट
की बात करें तो सुक्ता गैंगदौर इन पाकिस्तान, एंड ईस्ट की बात करें तो अलमगीरपुर इन यूपी। इसकी बिगेस्ट साइट है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। मोहनजोदारो बहुत फेमस है, माउंट ऑफ डेड, यहाँ पे ग्रेट बाथ है, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल मिली जिसके पे क्वेश्चन भी आया हुआ है जो त्रिभंगा पोज में थी। सेटाइट यानी कि सॉफ्ट स्टोन की बनी हुई सील्स देखने को मिलेंगी। बियर्डेड मैन का प्रीस्ट देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पर टेम्पल्स थे? बिल्कुल नहीं थे। क्या रिलीजन इंपॉर्टेंट था? बिल्कुल नहीं था। साथ ही साथ 100 ईयर्स तो हो ही रहे हैं, लेकिन लोथल के अंदर एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया था। लोथल जो है वो गुजरात के अंदर है और लोथल एक बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट भी है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आप 2001 में बहुत साल पहले भी क्वेश्चन आते थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सील्स एंड टेराकोटा आउट ऑफ द हड़प्पन कल्चर? एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर एंड काउ। आंसर इज काउ। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि काउ, कैमल, हॉर्स एंड लायन जो हैं वो सील्स में डिपिक्ट नहीं किए गए, और ज़्यादातर द मोस्ट डिपिक्टेड एनिमल इज यूनिकॉर्न। अब ये देखो इंटरप्रिटेशन का फ़र्क हो सकता है। इसके बारे में एनसीईआरटी में भी बात की गई है कि ये हमने यूनिकॉर्न इंटरप्रेट किया, बट क्या था हमें नहीं पता। काइंड ऑफ बुल भी लिख दिया जाता है कभी कभार। टाइगर से हमेशा हमें गिलगमेश सील के बारे में याद आती है, और पशुपति सील भी हमें याद आती है जो कि प्रोटोशिव की सील थी। आगे देखें 2002 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पर एक तरफ साइट्स और दूसरी तरफ फाइंडिंग्स दे रखी हैं। यहाँ पर लोथल, कालीबंगन, ढोलावीरा, बानावली पूछा हुआ है इन्होंने। देखिए लोथल अभी ऊपर हमने देखा है कि मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, गुजरात के अंदर है। यहाँ पर देखने को मिला हमें डॉकयार्ड या फिर बीड फैक्ट्री, कार्नेलियन बीड्स मिलती थी। कालीबंगन राजस्थान में, जहाँ पे हमें प्लोड फील्ड देखने को मिली। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि प्लोड फील्ड्स के अंदर 90 डिग्री एंगल्स पे आपको 2 क्रॉप्स का प्रेजेंस हमें देखने को मिला था। ढोलावीरा जो है वो अपने इंस्क्रिप्शन जिसके अंदर 10 लार्ज साइज साइंस हड़प्पन स्क्रिप्ट की मिली, उसके बारे में पता चलता है। बानावली जो कि हरियाणा में है, यहाँ पे हमें टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लो मिला। ये सब कुछ एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो इसका आंसर है बी। आगे देखें 2011 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। यहाँ पर पूछा है, इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। मैंने अभी आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेक्युलर सिविलाइजेशन थी। इस यहाँ पर रिलीजियस एलिमेंट जो है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं था। मतलब हमारी इंटरप्रिटेशन है कि वो प्रोटोशिव की सील है, लेकिन एज सच रिलीजन का कोई प्रेजेंस देखने को नहीं मिला। सेकेंड है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि कॉटन की प्रेजेंस भी देखने को मिली थी। ग्रीक्स इसे सिंडन बुलाते थे। कॉटन मेहरगढ़ में एक साइट है, वहाँ देखने को मिली थी। ठीक है, अच्छा, टाउन प्लानिंग में ज़्यादा ध्यान था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, रिलीजन में बिल्कुल नहीं था। तो इसका आंसर है बोथ 1 and 2. Whenever it comes to history and its previous year questions, I am bringing a video of how NCERTs के अंदर, स्पेसिफिकली हिस्ट्री के NCERTs के अंदर जो मैप्स हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। आप ये जान भी नहीं सकते हैं कि यूपीएससी अपने कितने सारे क्वेश्चन उन मैप्स से बनाती है। एक पूरी वीडियो में मैं इसे कवर करूँगी। आगे देखें, मूविंग ऑन, 2013 में भी एक क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पूछा गया, जहाँ पे लिखा है दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। अरे भैया, जब रिलीजन ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई राजा का प्रेजेंस नहीं है, तो ग्रेट पैलेस और टेम्पल कैसे होंगे? बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटीज। ठीक है, लिंगम वर्शिप और शक्ति वर्शिप की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हॉर्सेस हमारे को नहीं पता। हाँ, एक जगह एक एक्सेप्शन जरूर है। आपने एक साइट पढ़ी होगी सूरकोटड़ा, जहाँ पे हॉर्स की आई थिंक बोन्स मिली थी, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। जनरली ऐसा माना गया है कि हॉर्स जो है वो आर्यंस अपने साथ लेके आए थे। तो इसका आंसर है बी, 2 ओनली। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हड़प्पन साइट। देखो, चानूदारो है, कोट डिजी है एंड इवन दिसालपुर है। इसका आंसर है सौगोरा, क्योंकि ये सौगोरा कॉपर प्लेट के बारे में आपने मौर्यन एम्पायर को पढ़ते हुए देखा होगा। देखें, दोबारा ये न्यूज़ में था इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि यूनेस्को ने ढोलावीरा एक साइट है, इसे इंडिया का 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था, और ये पहली साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट को ज्वाइन किया था। ये बनी न्यूज़
और ये रहा आपका क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलैबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग सीरीज ऑफ डैम। इसका आंसर है धोलावीरा। तो आप देख सकते हैं अभी तक हमने कितने सारे क्वेश्चंस देख लिए, 1 2 3 सवाल, 4 5 6, और अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। आपको मैं बताऊं, अगर आपको चाहिए तो मैं इस पे भी वीडियो बना दूंगी। CDS CAPF 2025 के अंदर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। मूविंग ऑन, देखें जियो साइंटिस्ट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो था कि 150 CE इंस्क्रिप्शन ऑफ शाका रूलर रुद्रदमन एंड 5th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन एट द सेम प्लेस ऑफ टाइम ऑफ गुप्ता किंग स्कंदगुप्त रेफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये आप देखिए NCERT का ये बॉक्स है, पूरा का पूरा सवाल इस NCERT के बॉक्स से बना है, जहां पर सुदर्शन लेक इन गिरनार यानी कि गुजरात के अंदर की बात मेंशन की गई है। देखिए इसे बिल्ड किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। लोकल देखो यहाँ पे लिखा भी है कि इस इंस्क्रिप्शन को, यहाँ पर देखिए आप, वी नो अबाउट इट फ्रॉम अ रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट। इस इंस्क्रिप्शन के अंदर शाका रूलर रुद्रदमन की अचीवमेंट्स के बारे में मेंशन है। इन्होंने ये बताया, ये इस इंस्क्रिप्शन के अंदर ये मेंशन है कि ये जो सुदर्शन लेक है ये एक लोकल गवर्नर जो कि मौर्यस के लोकल गवर्नर थे पुष्यगुप्ता, उन्होंने बनवाई थी, और इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा टैक्स जो है वो इम्पोज नहीं किया गया था। अनदर इंस्क्रिप्शन ऑन द सेम रॉक मेंशंस हाउ वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी गॉट द लेक रिपेयर्ड वंस अगेन, और ये और कहीं नहीं, ये स्कंदगुप्त ही है। ठीक है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर एडेड इन्फॉर्मेशन आपको दी है कि पहली ऐसी इंस्क्रिप्शन जिसके अंदर लक्ष्मी और विष्णु साथ में दिखे थे, दैट वाज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। तो इसका आंसर क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सुदर्शन लेक। इसका मतलब यहाँ से हमें समझ में आता है हाउ मच NCERTs आर इम्पॉर्टेंट। डोंट लीव इवन वन लाइन ऑफ इट, ऑल ऑफ द बॉक्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अशोकास धमा के ऊपर है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्वेश्चन है, द थीम ऑफ अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अशोकास धमा। ये तो अगर आपने बेसिक सी तैयारी भी की है तो भी आप इसका पता लगा सकते हैं। आपको पता है कि अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद धमा के ऊपर फोकस करना शुरू किया था, तो अहिंसा नॉन वायलेंस तो होगा ही। सेरेमनी ऑफ धमा इज एन प्रॉपर कर्टसी टू स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अहिंसा इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी, मतलब इसका कोई रिलीजन से ताल्लुकात नहीं है। इट इज़ रिलेटेड टू कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। बेसिकली अगर मैं इसे बोलूँ तो इट इज़ रिलेटेड टू कोड ऑफ कंडक्ट, जहाँ पर अशोका ने ये चीज़ बताई थी कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जानवरों को नहीं मारना चाहिए, स्लेव्स को ढंग से ट्रीट करना चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। धमा कंसिस्टेड ऑफ प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म, ये स्टेटमेंट गलत है। धमा ने बुद्धिज्म की प्रमोशन के लिए कुछ नहीं किया था। अब ये देखिए, ये पूरा क्वेश्चन आपके NCERT में मेंशन्ड है, लिखा भी है, अशोका धमा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ एनी सैक्रिफाइस। वैसे भी नॉन वायलेंस की बात हो रही है तो सैक्रिफाइस तो होगा ही नहीं, साथ साथ गॉड की वर्शिप से भी कोई रिलेशन नहीं है। अशोका ने एक स्पेशल ऑफिशियल्स बनाए थे जिन्हें धमा महामताज भी बोला जाता था, जो कि अलग अलग जगह पर जाकर धमा को फैलाते थे। इवन अशोका के बच्चे जो हैं वो सिलोन यानी कि श्रीलंका भी गए थे इसे फैलाने के लिए, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस एंड श्रीलंका तक भी धमा को फैलाया गया था। ये वाला जो पैराग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोका जो थे वो पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस, जो उन्हें अपने सब्जेक्ट्स को, ऑफिशियल्स को फैलवाने थे, उन्होंने स्टोन सर्फेसिस पे उन्हें एनग्रेव करवाया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट धमा इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण्स एंड दोज हु रिनाउंस वर्ल्डली लाइफ, ट्रीटिंग द स्लेव्स एंड सर्वेंट्स काइंडली। यही स्टेटमेंट तो ये रही यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज C 1 and 2 ओनली। दिस इज रॉन्ग। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, अब ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है जहाँ पर पूछा गया है 8 अगस्त 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आप देख रहे हैं ये पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन 2021 के सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा गया, और यही सेम क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट में। मतलब UPSC जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करती है उनकी थीम्स जो हैं वो जनरली कॉमन रहती है, और एग्जैक्टली सेम सवाल आप देख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय AICC यानी कि कांग्रेस। तो इसका आंसर है
सी। समझ में आ गई बात? आगे देखते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, व्हेन एवर इट कम्स टू ज्योग्राफी, अगर मैं ज्योग्राफी में भी फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूँ तो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए देर इज़ नो बेटर ऑल्टरनेटिव देन एनसीईआरटीज। एक चीज़ याद रखिएगा, एनसीईआरटी जो है, जैसे हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधा लक्ष्मीकांत आती है, वैसे जब भी ज्योग्राफी की बात होगी आपके दिमाग में एनसीईआरटीज के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। और फिजिकल ज्योग्राफी का तो कोई भी एनसीईआरटी से बेहतरीन कोई आपके लिए सोर्स है ही नहीं। इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप भले ही बोल दें कि मैम मैपिंग नहीं होती है उससे, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए भी आप एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करेंगे। ड्रेनेज चैप्टर से ज़्यादातर रिवर्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, बट देन ऑल्सो हमें सबको पता है कि एक रैशनल और प्रैक्टिकल बात यह है कि हमें मैपिंग के लिए, इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग के लिए और भी सोर्सेज करने पड़ते हैं, बट फिजिकल ज्योग्राफी के लिए देयर इज नो बेटर ऑल्टरनेटिव देन एनसीईआरटी। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, देखें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में। पहली स्टेटमेंट है कि ये ऐसी जगहों पे मिलती है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होती है। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ झारखंड, एंड थर्ड इज खेजरी एंड खैर आर इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीशीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। देखिए एग्जैक्ट तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये एनसीईआरटी मेरी खुद के एनसीईआरटी का ये स्क्रीनशॉट है, इसीलिए थोड़ा सा हाईलाइटेड है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट देखो, रेनफॉल इन लेस देन 50 सेंटीमीटर्स, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये सेमी एरिड एरिया, ये थॉर्न से तो वैसे ही पता चल रहा है कि सेमी एरिड एरियाज में होगा ना, यानी कि साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कुछ सूखे इलाके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मतलब झारखंड तो कहाँ ही पहुँच गए आप। ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, अब आप देखो थॉर्न है तो लीफलेस ही होंगे ज़्यादातर, और इसके एग्जाम्पल देखें, बबूल, बेर, वाइल्डेड पाम, खैर, नीम, खेजरी, पलास। यहाँ पे एक ग्रास के बारे में भी मेंशन है, दैट इज टसकी ग्रास, ग्रो करती है अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर एज द अंडरग्रोथ। एक और चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि खेजरी कहाँ का स्टेट ट्री है। अगर आपने हमारी ग्रीन एटलस सीरीज़ देखी, उसमें आपने अगर राजस्थान वाला लेक्चर देखा है, आपको इसका आंसर पता होगा, और आप साथ में मुझे ये भी बताएंगे कि ये कौन से नेशनल पार्क में मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका 1 and 3, बिकॉज दिस इज रॉन्ग, यू कैन सी इट हेयर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें वाटर वेपर से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है। जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है, वाटर वेपर एंड टेम्परेचर इन्वर्जन, ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे यूपीएससी बहुत बार सवाल पूछती है, तो इन दोनों को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। स्टेटमेंट देखें यहाँ पे, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी इन द एयर। सेकेंड, इट एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट allowing the earth neither to become too cold nor too hot। ये देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है कि कह रहे वाटर वेपर जो है ना, एक वेरिएबल गैस है एटमॉस्फेयर में, जो कि जब एल्टीट्यूड बढ़ता है तो डिक्रीज होती है, और इन द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट मे अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम। आगे देखें यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि वाटर वेपर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है, जो कि अर्थ को ना तो ज़्यादा ठंडा और ना ज़्यादा गर्म होने देता है, साथ ही साथ एयर की स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी में भी मदद करता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए फेवरेबल साबित होती हैं? पहली स्टेटमेंट है स्मॉल वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड स्पीड, एंड सेकंड इज अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। देखिए क्लियरली आपकी एनसीईआरटी में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए, ठीक है, और हायर देन उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए दैट इज़ हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमें काफ़ी गर्म टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद कोरियोलिस फोर्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। देयर शुड बी स्मॉल वेरिएशंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड, ये चीज़ आपको देखने को मिल गई है। अ प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया, आपको पता ही है अगर वीक लो प्रेशर एरिया नहीं होगा तो कैसे हवाएं जो हैं वो ऊपर उठेंगी, ठीक है। और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंड देयर अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इसका आंसर है सी 1 and 2। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो आई है और वॉल है, इन दोनों में से सबसे खतरनाक एरिया कौन सा होता है और पीसफुल एरिया कौन सा होता है। समझ में आ रही है बात? चलें आगे देखते हैं।
नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द अर्थ इन इट्स इनिशियल फेजेस ऑफ फॉर्मेशन वॉज अ हॉट ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ एटमोस्फेयर कंप्राइजिंग वॉट। इन्होंने बोला कि अर्थ अपने इनिशियल फेजेस में ना एक हॉट ऑब्जेक्ट होती थी और उसकी बहुत थिन लेयर ऑफ एटमोस्फेयर होती थी। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता था, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहाँ पे लिखा है कि अर्थ इनिशियली थिन एटमोस्फेयर के साथ होती थी जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होता था। सो वेरी इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर इज बी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि एक भी चीज़ आप एनसीईआरटी की नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी में ये साइड में मैप बना हुआ है और कहीं नहीं दिए वो आपके, ये मैंने किसी और बुक से नहीं निकाला है ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए कि कोई भी क्वेश्चन मेरे सेगमेंट से बाहर नहीं है। आप देखें, क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। आप लोग कहेंगे अब ये भी पढ़ना है। यहाँ पर देखिए आप, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्लियरली दिख रहा होगा आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दे रखा है और ये गुजरता हुआ दिखेगा। गुजरात से गुजर रहा है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट से गुजरता है। यहाँ पर आंसर होगा C 6। तो मतलब डोंट लीव एनी कॉर्नर ऑफ एनसीईआरटी। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, लोग जो हैं वो इंडियन ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसमें से वो नेचुरल डिजास्टर्स वाला चैप्टर छोड़ देते हैं। उसके बॉक्स से भी सीडीएस में सवाल आया है जहाँ पर उन्होंने एटमॉस्फेरिक डिजास्टर्स और ये वाले क्वेश्चन पूछ लिए थे। आगे देखें, डिजास्टर भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऊपर ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिला। अब ये देखिए, आप अर्थक्वेक पे सवाल है। पहला स्टेटमेंट क्या है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स ओरिजिनेट करते हैं ड्यू टू रॉक स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। सेकंड है वोल्केनिक अर्थक्वेक एक स्पेशल क्लास है टेक्टोनिक अर्थक्वेक का। थर्ड है इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय अ रिक्टर स्केल। ये सारा का सारा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, जहाँ पर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स में ये दे रखा है कि सबसे कॉमन जो अर्थक्वेक है वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। ऑब्वियसली हमें पता है कि अर्थक्वेक कैसे आता है, टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट्स की वजह से आता है। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी अपनी कहीं वीडियोस में बताई है कि आपको हिमालयन रीजन में इतना अर्थक्वेक देखने को क्यों मिलता है। हमें पता है इंडियन प्लेट अभी भी मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ और बार बार उससे टकराती है, तो जिसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोन रीजन बनता है वो। दीज आर जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन। मतलब रॉक्स जो है वो स्लाइड करते हैं एक फॉल्ट प्लेन के ऊपर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। साथ ही साथ लिखा है एक टेक्टोनिक अर्थक्वेक का भी एक स्पेशल क्लास है जिसे वॉल्केनिक अर्थक्वेक बोला जाता है। हाउएवर दे आर कन्फाइंड टू एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। आपने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में सुना होगा, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, यानी कि सेकंड भी सही है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक की बात होती है वो रिक्टर स्केल मेजर करता है, इंटेंसिटी मेजर करता है मर्कैलिस स्केल। और आपको रेंज भी याद रखनी चाहिए। यूपीएससी ने एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि मैग्नीट्यूड की जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 0 to 10 एंड इंटेंसिटी की रेंज होती है फ्रॉम 1 to 12। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो आंसर इज बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, तो और कहीं क्यों जाना है आपको। देखिए यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर सवाल पूछा गया है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो अंडरगो करते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल मिनरल्स। ठीक है। सेकेंड बोला फोलिएशन एंड बैंडिंग आर एसोसिएटेड विद दीज रॉक्स। थर्ड न्यूसाइड एंड साइनाइड आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रॉक्स। देखिए सारा का सारा आपके यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा है, जहाँ पे इन्होंने बताया कि मेटामॉर्फिज्म यानी कि मेटामॉर्फिक का मतलब होता है अपनी फॉर्म बदलना, और ये कैसे बदलते हैं, ड्यू टू पीवीटी यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के दौरान ये जो सारे मिनरल्स हैं, ओरिजिनल मिनरल्स हैं, ये रिक्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और अपने आप को बार बार रीऑर्गेनाइज करते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सही है। अब मिनरल्स की इन्होंने अरेंजमेंट की बात की है, जहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है कि कभी कभी जो ये रॉक ग्रेन्स यानी कि जो मिनरल्स होते हैं ना अपने आप को लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। जब ये अपने आप को लेयर्स में अरेंज करते हैं इसे बोलते हैं फोलिएशन या फिर लीनिएशन। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब ये मिनरल्स अपने आप को अरेंज करते हैं ना तो ये डिफरेंट ग्रुप्स में बट जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं कहीं थिन लेयर कहीं कहीं थिक लेयर बनती है और अलग अलग ग्रुप्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से लाइट एंड डार्क शेड भी देखने को मिलता है। इसे बोलते हैं बैंडिंग या फिर बैंडेड रॉक्स। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी में हर रॉक को एक्सप्लेन करते हुए एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं। यहाँ पर आप देखिए फोलिएटेड रॉक और नॉन फोलिएटेड के एग्जाम्पल्स भी आपको देख रखे हैं। नियोसाइड है, ग्रेनाइट हो गया, साइनाइट, स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, इसका मतलब ये भी सही है। सो आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। आपको ना एक और चीज़ मैं बताती हूँ, ये जो आपने क्वेश्चन देखा ना, इससे आपको समझ में आता है कि अगर मुझे रॉक्स प्रिपेयर करने हैं तो मुझे उसके प्रोसेस, उसके अंदर की चीज़ें और एग्जाम्पल कुछ नहीं छोड़ना है। कभी कभार एग्जाम्पल आप मेजर आपको ग्रेनाइट थोड़ा सा आइडिया होता है, मार्बल पता होता है, बट जानबूझ के ये वाले एग्जाम्पल पूछे गए हैं जिसको थोड़ा सा हिसाब लगाना डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्बल और ग्रेनाइट ऐसा है कि कमर्शियली काफ़ी यूज़ में रहता है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया उसके बारे में होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बारे में है। देखें यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है कि जो अर्थ इंसुलेशन रिसीव करती है वो शॉर्ट वेव में होती है। दूसरा इन्होंने बोला कि अर्थ एनर्जी हीट करती है एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो। तीसरा है शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ इज अब्जॉर्ब्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज। देखिए पहले थोड़ा सा प्रोसेस समझें। देखिए ये अर्थ है, यहाँ पर क्या लिखा है कि जो अर्थ की तरफ इंसुलेशन आती है ना सन से, ठीक है, ये आती है आपकी शॉर्ट वेव के तौर पे, ये आती है शॉर्ट वेव के तौर पे और ये सरफेस को हीट कर देती है, ठीक है। लेकिन अर्थ जब वापस इस हीट को रेडिएट करता है वो करता है लॉन्ग वेव्स के फॉर्म में। अब अर्थ के आसपास जो ये एटमॉस्फेयर है, इससे ह्यूमन की वजह से या फिर नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो जब ये लॉन्ग वेव्स वापस जा रही होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज इन्हें ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो है बढ़ता जा रहा है, जिसे आप क्लाइमेट चेंज भी नाम दे देते हैं। ये चीज़ यहीं पर लिखी हुई है कि देखिए रेडिएट एनर्जी टू एटमॉस्फेयर इन लॉन्ग वेव फॉर्म, और ये लॉन्ग वेव एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एटमॉस्फेयर इन टर्न क्या करती है, रेडिएट एंड ट्रांसमिट्स हीट टू दी स्पेस, और फाइनली अमाउंट ऑफ हीट रिसीव फ्रॉम सन इज रिटर्न टू स्पेस। आती शॉर्ट वेव में है, जाती लॉन्ग वेव में है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेज इस लॉन्ग वेव को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला जो सिस्टम है ये थोड़ा सा भी हिलेगा तो अर्थ की टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगी, और अगर ये सही से चलेगा तो अर्थ का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इस वाले प्रोसेस को आपने पढ़ा भी होगा, दिस इज नोन एज हीट बजट, हीट बजट। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या डिफिकल्ट है। शॉर्ट वेव से आया है, बिल्कुल सही बात है। शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम अर्थ इज अब्सॉर्ब बाय ग्रीन हाउस गैसेज, नहीं भाई, लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव को किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट, अर्थ एनर्जी हीट्स द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर है ए 1 एंड 2 ओनली। तो अगर आप प्रोसेस समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें सैलिनिटी ऑफ ओशंस की बात यहाँ पर की गई है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी। अगर एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ी होगी तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। नॉर्थ सी रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इन हायर लैटिट्यूड। बाल्टिक सी रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर। अच्छा, अब ये बाल्टिक सी वाला स्टेटमेंट आप सॉल्व कर सकते थे अगर आपने थोड़ी स्टैटिक की वर्ल्ड मैपिंग अच्छे से करी है, तो आप हिसाब लगा सकते थे कि अच्छा भाई अगर आसपास बहुत सारी रिवर्स हैं तो अगर रिवर्स बहुत सारा फ्रेश पानी लाएंगे तो ऑब्वियसली उसका नमक जो सैलिनिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। मेडिटेरेनियन सी रिकॉर्ड्स हाई सैलिनिटी ड्यू टू इवेपोरेशन। अब इसके लिए आपको थोड़ा मेडिटेरेनियन सी, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, वो आसपास वाले एरियाज थोड़ा पता होना चाहिए। देन फोर्थ इज ब्लैक सी हैज़ हाई सैलिनिटी ड्यू टू लैक ऑफ रिवर वाटर इनफ्लक्स। अब आप ये देखिए चारों स्टेटमेंट्स पता हो ना पता हो सब कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ सी जो है इन स्पाइट ऑफ इट्स लोकेशन इन हाई लैटिट्यूड रिकॉर्ड्स हाई सैलिनिटी ड्यू टू मोर सलाइन वाटर ब्रॉट बाय द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो ओशन करंट है वो बहुत सारा सलाइन वाटर जो है लेके आता है, तो भले ही उसका लैटिट्यूड हाई हो तभी भी उसकी सैलिनिटी क्या है, हाई है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गया गलत। आगे पढ़े यहाँ पर आप, बाल्टिक सी रिकॉर्ड्स लो सैलिनिटी ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ रिवर वाटर्स इन लार्ज क्वांटिटी। ये बिल्कुल सही बात है कि सैलिनिटी यहाँ पर कम है क्योंकि रिवर वाटर्स बहुत सारा फ्रेश पानी लेके आती हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बाल्टिक सी के अंदर
कौन सी नदी जो है वो पानी लेकर आती है। आगे देखें, मेडिटेरेनियन सी रिकॉर्ड करता है हाई सैलिनिटी ड्यू टू इवेपोरेशन, मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और सैलिनिटी जो है वो ब्लैक सी के अंदर थोड़ी लो रहती है ड्यू टू एनॉर्मस फ्रेश वाटर इन्फ्लक्स बाय द रिवर्स। ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पर लो सैलिनिटी होगी, बहुत सारी रिवर्स लेकर आती हैं पानी। आपको अगर आपने मैपिंग अच्छे से पढ़ी है तो आपको निस्टर, नाइपर, डेन्यूब, ये वाली रिवर्स आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, तो आपको पता होगा ब्लैक सी के अंदर तो बहुत सारी नदियां जो हैं वो पानी लेके आती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आपका आंसर है बी 2 और 3। इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी का सपोर्ट और थोड़ा सा वर्ल्ड मैपिंग के सपोर्ट से ये क्वेश्चन जो है वो आप अटेम्प्ट कर सकते थे। आगे भी पढ़ना भूलिएगा मत। देखिए यहाँ पे दे रखा है, इंडियन ओशन के बारे में भी दे रखा है कि जो एवरेज सैलिनिटी है ना इंडियन ओशन की वो कुछ 35 के आसपास है, लेकिन लो सैलिनिटी ट्रेंड देखा गया बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, आपको पता है अगर आपने इंडियन मैपिंग करी है। और अरेबियन सी के अंदर सैलिनिटी थोड़ी हाई है क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा है और फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स थोड़ा कम है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डेट लाइन पर सवाल था, जहां पर ये पूछा गया कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो थोड़ी जिगजैग मैनर में है, ताकि टू अवॉइड विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड, ताकि वो किससे ना गुजरे। अब देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, इसका आंसर है ए, अल्यूशन आइलैंड्स, अल्यूशन आइलैंड्स। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन, अभी आइलैंड पूछा, फिर इंटरनेशनल डेट लाइन पूछा किससे पास करती है, यहाँ पे ओशंस और सीज ऑप्शंस में है। फिर पूछा इंटरनेशनल डेट लाइन किस स्ट्रेट से गुजरती है, और ये नए क्वेश्चन नहीं है, पुराने क्वेश्चन। ये भले ही जियो साइंटिस्ट 2026 में पूछा गया, ये देखिए CAPF 2008, CSE 2008। इसका मतलब ये वाले आंसर्स आप कमेंट करेंगे, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, ये एक इमर्जेंट थीम है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 2026 के CSE में इंटरनेशनल डेट लाइन पर कुछ ऐसा सवाल आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी सीज, कौन से आइलैंड्स, स्ट्रेट्स और कंट्री से गुजरती है। देखिए एक टाइम था, मैं आपको बताती हूँ, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछा गया, अभी भी पूछा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर कैप्रिकॉन, इक्वेटर पे दुनिया भर के सवाल आए, ठीक है। और इसमें भी ना UPSC बदलती रही खुद को, कभी उन्होंने कंट्रीज पूछी, फिर एक टाइम था उन्होंने कभी रिवर्स पूछी कि कौन सी रिवर डबल कट करती है इक्वेटर को, फिर उन्होंने अब लेक्स पूछनी शुरू कर दी हैं रिसेंटली में, आपने लेक्स पे बहुत सवाल देखे होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि ये वाले सवाल आए, इससे आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इवन 2025 के CSE के पेपर में तो टाइम जोन्स पर भी सवाल आ गया। तो डेट लाइन एंड टाइम जोन्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नई थीम है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इसका आंसर ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। मूविंग ऑन, अब थोड़ी सी इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। देखिए इन्वायरमेंट का मैंने पहले भी बताया है, हमारे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं। इन्वायरमेंट एक बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आप एक डिसेंट सोर्स से आप कोई भी उठा सकते हैं, हम सबको पता है कि वही एक स्टैंडर्ड बुक है, कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स है, आप उससे अच्छे से कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा आप रामसर साइट्स के ऊपर, नेशनल पार्क्स के ऊपर और बायोडाइवर्सिटी पे थोड़ी मेहनत कर लेते हैं फिक्स्ड सोर्स रखकर, तो आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। फिर भी हमें थोड़ा सा अनसर्टन लगता है क्योंकि इन्वायरमेंट ज़्यादा करंट ओरिएंटेड है, डायनामिक सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी UPSC आपको कुछ इन्वायरमेंट क्वेश्चंस में मदद करती हुई दिखेगी, जहाँ पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी यानी कि आपका स्टैटिक काम आएगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पर लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, मतलब UNFCCC जो है वो कब साइन हुआ था। ये देखिए अब 2010 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा था कि UNFCCC इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट वेयर इट वॉज ड्रॉन। इसका आंसर है बी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। कहाँ हुआ था ये? रियो डे जेनेरियो में। और आप यहाँ पर भी क्या आंसर होगा इसका आप देख सकते हैं, दैट इज सी, रियो अर्थ समिट 1992। मैं वैसे भी बता दूं आपको UNCCD, UNCBD, ठीक है, और आपकी कॉप की मीटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार COP 30 हुई है, ठीक है, उसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी ऐसी रामसर साइट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ रामसर साइट, जिसको वाटरफाउल हैबिटेट के तौर पे प्रोटेक्ट किया गया है। अगर आपने ग्रीन एटलस सीरीज अच्छे से फॉलो की है तो मैंने अपने फर्स्ट ही वीडियो के अंदर वाटरफाउल के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। देखिए वाटरफाउल क्या होता है, वाटरफाउल एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है बर्ड्स का, जो कि ज़्यादातर डिपेंडेंट होते हैं वाटर बॉडीज़ के ऊपर। नाम में भी वाटर आप देख सकते हैं, जैसे कि लेक हो गया, रिवर, मार्शेस, कोस्ट, ये सब।
वेटलैंड इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग वाटर बर्ड्स कौन सी होती हैं? वो स्पीशीज ऑफ बर्ड्स जो कि वेटलैंड पे डिपेंडेंट है, जैसे डक्स, गीज, स्वॉन्स, और इसी से रिलेटेड मैंने आपको एशियन वाटर बर्ड सेंसस भी बताया था। इसका आंसर है ए, चिलिका लेक। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आप प्लीज़ हमारी ग्रीन एटलस सीरीज़ को ध्यान से देखें, ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको उसमें से मदद मिल जाए, क्योंकि इसमें से वाटर फाउल ही बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, ज़्यादातर बच्चे इतना डिटेल में से नहीं पढ़ते। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ कौन सा है? यही सवाल 2020 CAPF में भी पूछा गया था कि एक ट्रांजिशन जोन जहां पर नेचुरल वेजिटेशन ऑक्यूपाइंग द बाउंड्री बिटवीन टू एडजेसेंट एंड डिफरिंग प्लांट कम्युनिटीज़ कौन सा है? आपको पता होगा, इसका आंसर है इको टोन। आपको पता होगा, आपने एज इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। जब भी दो इकोसिस्टम्स या इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में ट्रांजिशन होती है, दैट इज़ इकोटोन बोलते हैं उसे। एज इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, एज स्पीशीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल था जो कि स्टैटिक से था। ऐसे सवालों को आप गलत ना करें। आगे देखें, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर इन्वायरमेंट के लिए लोग NCERT कम पढ़ते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन था इन्वायरमेंट की NCERT से। देखिए, टू स्पीशीज दैट पोजेस द सेम इकोलॉजिकल नीश कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनाइटली, दिस इज नोन एज व्हाट? कह रहे दो स्पीशीज जो कि सेम इकोलॉजिकल नीश में रहते हैं, वो एक साथ इंडेफिनाइट पीरियड के लिए को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए ना पहले आप ये बात समझें। पहले ये दोनों क्वेश्चन समझाने के लिए पहले मैं आपको नीश का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखो, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? इकोलॉजिकल नीश बेसिकली एक स्पीशीज़ का उनका क्या फंक्शनल रोल है और एक हैबिटेट में क्या पोजीशन है वो दिखाता है। और कोई भी दो स्पीशीज़ एक हैबिटेट में जिनका सेम नीश हो वो नहीं रह सकती। इकोलॉजिकल नीश के कंपोनेंट्स क्या हैं? उनका हैबिटेट जहाँ पे वो रह रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज उनको चाहिए, उनकी बाकी स्पीशीज़ के साथ इंटरेक्शन कैसी है, और इकोसिस्टम में रोल क्या है। इकोलॉजिकल नीश के दो टाइप है, देखिए, फंडामेंटल नीश और रियलाइज नीश। फंडामेंटल का क्या मतलब है? हमें पता है फंडामेंटल का इंग्लिश मीनिंग अगर हम देखें तो आइडल है ना? आइडल, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल नीश क्या होता है? ऐसी फुल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस और रिसोर्सेज जो कि एक स्पीशीज़ को चाहिए ही चाहिए, अगर हाइपोथेटिकल हम बात करें जहाँ पे कंपटीशन नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी स्पीशीज़ कहीं पर भी रहती हो उसको कंपटीशन ना फेस करना पड़े रिसोर्सेज के लिए, ऐसा नहीं है। आप बिग 5 कैट्स के बारे में बात कर लें, किसी के बारे में भी बात करें। रियलाइज नीश क्या होती है? ये है रियल, रियलिटी से जुड़ी हुई। ये क्या था? आइडल, कि अगर कंपटीशन ना हो तो आइडल इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज। और रियलाइज क्या है? जो कि एक्चुअल कंडीशंस और रिसोर्सेज जो कि स्पीशीज यूज करते हैं। ये तो ऑब्वियसली नैरो डाउन हो जाएगा क्योंकि अब रियल कंडीशंस में तो कंपटीशन होगा। इतना समझ में आ रहा है? अब इसने बोला कि क्यों ऐसा है कि दो स्पीशीज जो हैं वो एक इकोलॉजिकल नीश के अंदर कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका कारण है गॉस कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जहाँ पर ये चीज़ क्लियरली NCERT में लिखी गई है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं, क्योंकि वो सेम रिसोर्सेज के लिए compete करती हैं, उनको सेम ही चीज़ें चाहिए होती हैं, इसीलिए वो इनडेफिनाइटली पीरियड के लिए को एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और जो कंपेटिटिवली इन्फीरियर स्पीशीज़ होती हैं वो एलिमिनेट कर दी जाती हैं, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं और कंपटीशन उनको फेस करना पड़ रहा है। या तो वो अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व कर ले कि वो अडेप्ट कर जाए। अब आगे एक और कंसेप्ट इसके अंदर दे रखा है, ये पूछा जा सकता है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, जिसको नाम है रिसोर्स पार्टीशनिंग। ये चीज़ इन्होंने लिखी है कि अगर दो स्पीशीज़ compete कर रही हैं सेम ही रिसोर्स के लिए, तो कभी कभार वो कंपटीशन अवॉइड करने के लिए ना अलग अलग टाइम चूज कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा है, फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम्स फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न्स। वो कभी कभार सेम ही रिसोर्स पर ही फीड करते हैं लेकिन टाइम बदल लेते हैं फीड करने का, ताकि एक ही टाइम पर कंपटीशन फेस ना करें। तो इसका आंसर है A 1 and 2, competitive exclusion principle and Gauss's principle of competitive exclusion, directly from the NCERT। तो आप इन्वायरमेंट की NCERT को भी एक दो चैप्टर्स हैं, अगर आप चाहें तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी कि कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने चाहिए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी यहाँ पर भी अगर आप देखें कि सेम रिसोर्सेज के लिए फाइट हो रही है, हमें वैसे भी पता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, कंपेटिटिवली इन्फीरियर स्पीशीज जो हैं वो एलिमिनेट
हो जाएंगी। आगे देखें, नीश पे एक सवाल, दूसरा सवाल देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल नीश के बारे में। मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल नीश जो है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन तो वैसे भी थियरेटिकल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। फुल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड रिसोर्सेज विच कैन बी यूज, तो इसका आंसर है डी, full potential range of physical and biological conditions and resources that species को theoretically occupy। समझ में आ रहा है आपको? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखें, नेक्स्ट सवाल देखें यहाँ पर, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है ये। पहला स्टेटमेंट है वियना कन्वेंशन एम्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। सेकंड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिकॉग्नाइज्ड एज मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी। देखें, ये 2026 का सवाल है और 2025 जियो साइंटिस्ट में भी सवाल पूछा गया था कि इसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसने रिड्यूस किया है प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। और उस टाइम पर तो ये आपका वर्ल्ड ओजोन डे में जो थीम है वो भी यही था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। इसका आंसर क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पहले पूरा समझ लें कि क्या सिस्टम क्या है, और इस वाली पूरी चीज़ से समझ में आता है वी शुड होल्ड द बेसिक्स वेरी स्ट्रांग। देखिए, वियना कन्वेंशन 1985 में साइन हुआ था। इसका काम था ग्लोबल मॉनिटरिंग करना और रिपोर्ट करना कि ओजोन डिप्लीशन हो रही है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इसी के अंडर साइन हुआ था। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, इसका एम है कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है ना, उससे अर्थ को प्रोटेक्ट करना है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं? जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपको रेफ्रिजरेटर्स में, फोम्स में देखने को मिलती है। हेलॉन्स होते हैं जो कि फायर एक्सटिंग्विशिंग केमिकल्स में देखने को मिलते हैं। अब क्या हुआ? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिप्लेस किया गया बाय हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स इसकी वजह से। ठीक है, अब ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्या थे? ये ओजोन डिप्लीट नहीं कर रहे थे। हमें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से प्रॉब्लम थी ना, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ओजोन डिप्लीट नहीं कर रहे थे। बट एक और प्रॉब्लम क्या थी? ये ग्रीन हाउस गैसेस थे। अब अगर कोई सब्सटेंस, ठीक है, भले ही ओजोन डिप्लीट ना कर रहा हो, लेकिन अगर वो ग्रीन हाउस गैस है, अभी ऊपर हमने हीट बजट पढ़ा है, तो वो क्या करेगा? वो जो लॉन्ग वेव रेडिएशन उसको ट्रैप करेगा, ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करेगा। मतलब हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, वी सॉल्व दी वन प्रॉब्लम बट विट लीड टू अनदर। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओनली ग्लोबल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जिसको यूनिवर्सल रैटिफिकेशन मिली हुई है। इसके बाद आया किगाली अमेंडमेंट। अब सीएफसी से तो बच गए, अब एचएफसी पर जाकर अटके, तो किगाली अमेंडमेंट किया गया जिसका काम था एचएफसी यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स विच डू नॉट डिस्ट्रॉय ओजोन बट आर अ ग्रीन हाउस गैस, इसको कट डाउन करना, इसकी कंजम्पशन और प्रोडक्शन को कट डाउन करना इसका काम था। और किगाली अमेंडमेंट अचीव करना चाहती है 80% रिडक्शन इन एचएफसी कंजम्पशन बाय 2047। वैसे भी विकसित भारत बनना चाहते हैं, बट ये तो ग्लोबल लेवल की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये क्या है? वियना कन्वेंशन एम्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, बिल्कुल सही बात है। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिकॉग्नाइज्ड एज मोस्ट सक्सेसफुल इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर है सी 1 और 2। ठीक है, अगर आप अच्छे से कवर करेंगे क्लाइमेट चेंज को तो आप डील कर पाएंगे क्वेश्चन से। आगे देखिए, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। पहला है कीस्टोन स्पीशीज इज एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इफेक्ट ऑन इट्स एनवायरनमेंट रिलेटिव टू इट्स अबंडेंस। कह रहे कीस्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज हैं, भले ही वो अबंडेंस में नंबर में कम हो, लेकिन अगर वो खत्म होती हैं इस धरती पे से तो उनका एक इतना लार्ज इम्पैक्ट होगा पूरे इकोसिस्टम पे। मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट है, नंबर में कम है, इफेक्ट में, इम्पैक्ट में ज़्यादा है। सेकेंड है सेंटिनल स्पीशीज, जो कि एक अर्ली वार्निंग ऑफ प्रॉब्लम्स दैट कुड पोटेंशियली इफेक्ट अदर स्पीशीज की तरह एक्ट करती हैं। हम देखिए, पहले इसको पूरा समझें। देखिए, स्पीशीज की बात करते हैं। कीस्टोन स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो कि दूसरी स्पीशीज की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये कुछ बड़े प्रीडेटर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जिनके बगैर पूरा इकोसिस्टम ठप होने का पूरा चांस है। फिर होती हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि कुछ ही छोटे से जोग्राफिक एरिया या फिर किसी स्पेसिफिक जोग्राफिक एरिया तक ही रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, लाइन टेल्ड मकाओ जो है वो वेस्टर्न घाट्स पे एंडेमिक है। संगाई डियर लोकतक लेक मणिपुर वाले एरिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है? इंडिकेटर स्पीशीज। नाम से पता चल रहा है इंडिकेटर मतलब कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ इंडिकेट करेगा। तो कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं कि
अगर उनकी प्रेजेंस है तो वो इंडिकेट करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो पूरा इकोसिस्टम का हेल्थ है ना वो सही चल रहा है। लेकिन अगर उनकी एब्सेंस है या फिर उन्होंने अपने बिहेवियर में कुछ चेंज दिखाया, इसका मतलब वो एक वार्निंग भी देती है कि कुछ एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका फ्लावरिंग सीजन लेट हो जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो वो एक इंडिकेटर स्पीशीज़ है। नेक्स्ट है फ्लैगशिप स्पीशीज। नाम से ही पता चल रहा है फ्लैगशिप मतलब कुछ ना कुछ तो प्रमोट करेगा। तो ये कुछ ऐसी कैरिज्मेटिक स्पीशीज होती हैं जो कि बहुत ही अट्रैक्टिंग होती हैं, उस जगह की पहचान होती हैं, जिनको सरकार अपनी स्कीम्स में, अपने प्रोग्राम्स में यूज़ करती है एज अ मैस्कॉट, एज अ मोटो, ताकि पब्लिक और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो मोबिलाइज हो सके। एग्जाम्पल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको मैस्कॉट के तौर पे CMS COP13 की मीटिंग जो गांधीनगर में हुई थी उसके लिए यूज़ किया गया था। अगर आपने हमारी स्पीशीज़ वाली वीडियो देखी, आपको पता होगा कि इस बार ग्रेट हॉर्नबिल को G20 के लोगों के तौर पे यूज़ किया गया था, वो बन गई ना फ्लैगशिप। नेक्स्ट देखें सेंटिनल स्पीशीज। सेंटिनल स्पीशीज वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं रिस्क्स टू ह्यूमंस बाय प्रोवाइडिंग एडवांस वार्निंग ऑफ डेंजर, की पहले ही अगर कोई डेंजर है तो वो बता देते हैं। तो इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कोल्ड स्पॉट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोल्ड स्पॉट्स क्या होते हैं, कोल्ड स्पॉट्स क्या होता है। मैं आपको हॉटस्पॉट समझाती हूँ। देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के लिए पहली स्टेटमेंट है, इट इज़ एन एरिया अनयूजुअली रिच इन बायोडाइवर्सिटी। नंबर 2, फ्लोरा एंड फौना आर अंडर अ कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। पहले तो समझें, देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। ये एक ऐसे बायोजोग्राफिक रीजन्स होते हैं जो कि एक रिजर्वॉयर, मतलब एक ऐसा स्टोरेज के काम आते हैं, जो इतनी बायोडाइवर्सिटी इनके पास होती है और इनके ऊपर थ्रेट भी होता है डिस्ट्रक्शन का। वो ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है। बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऐसे रीजन है जो कि बायोडाइवर्सिटी में रिच भी हैं, लेकिन उसके ऊपर थ्रेट भी है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। साथ साथ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में बहुत सारी एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं। लेकिन अगर एक जगह को क्वालिफाई होना एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तो क्या कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन ये है कि इसके पास एटलीस्ट 1500 वैस्कुलर प्लांट्स एज एन एंडेमिक स्पीशीज़ होना चाहिए। ऊपर ही बताया एंडेमिक क्या होता है, जो कि एक जोग्राफिक एरिया पे रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब हाई परसेंटेज ऑफ प्लांट स्पीशीज जो कि और कहीं नहीं मिलते इस धरती पे, नोवेयर एल्स ऑन द प्लैनेट, इररिप्लेसेबल है। सेकेंड है थ्रेट लेवल कैसा होना चाहिए, मस्ट हैव लॉस्ट 70% और मोर ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन। मतलब दोनों कंडीशंस आपको देखने को मिल गई, एक तो रिजर्वॉयर है बायोडाइवर्सिटी का, ऊपर से डिस्ट्रक्शन का थ्रेट भी है। तो इसका आंसर बहुत इजी है, इसमें तो इन्होंने कोई परसेंटेज भी नहीं दे रखी आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसका आंसर है सी, बोथ 1 and 2। आप मुझे स्टेटमेंट एक तो उसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कोल्ड स्पॉट्स क्या होता है, साथ ही साथ आपको पता होगा कि आपको 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स देखने को मिलते हैं। आप उसका कमेंट सेक्शन में मुझे नाम बताएंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। मूविंग ऑन, अब देखिए हमें हमेशा पता है प्लेसेस इन न्यूज़ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है UPSC का। आपके CSC में तो हर बार 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिलते हैं। देखिए प्लेसेस इन न्यूज़ जो है वो 2 ही चीज़ें आपको मदद कर सकती है। एक, या तो आप वर्ल्ड मैपिंग का स्टैटिक बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है, साथ साथ आप प्लेसेस इन न्यूज़ की वीडियोस भी कवर कर लें, इन 2 से आप क्वेश्चन कर पाते हैं। देखिए इज़राइल गाज़ा बहुत न्यूज़ में रहता है। अगर मैं प्रिडिक्टेड बोलूँ तो रशिया यूक्रेन, ठीक है, इज़राइल गाज़ा, प्रेजेंटली US से ईरान वाला रीजन, ठीक है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान वाला एरिया, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अब रिसेंटली बांग्लादेश बहुत न्यूज़ में है, ठीक है। ये वाले एरियाज़ तो आपसे ये हैं कि आपको करना ही है। साउथ अमेरिका बहुत न्यूज़ में रहा, वेनेजुएला, ठीक है, ट्रंप के कारण ग्रीनलैंड बहुत न्यूज़ में रहा, तो आपको पता होना चाहिए बैफिन बे कहाँ है, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है, बेओफोर स्ट्रेट कहाँ है। तो ये वाली मैपिंग थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में पूछा गया, ये मैप मैंने अटैच कर दिया है। अच्छा, अगर आपको ये पूरा PDF एक्सेस करना है तो इसे मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। यू कैन क्लिक देयर एंड एक्सेस दिस PDF सो दैट यू कैन लर्न दिस होल मैप। इसका आंसर है बेसिकली सी, गाज़ा एंड इजिप्ट। यहाँ पर मैंने इस मैप के अंदर ये
मेंशन भी किया हुआ है। देखिए ये गाज़ा का एरिया है, दिस इज़ इजिप्ट, यहाँ पे फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। बेसिकली गाज़ा के जो ये वाले पूरे एरियाज़ हैं, मैंने यहाँ पे रेफ्यूजी कैंप्स के नाम भी लिखे हुए हैं क्योंकि रेफ्यूजी कैंप्स भी यूपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया था। तो आप इसको नॉर्थ से साउथ या फिर इनकी प्लेसमेंट भी एक बार देख सकते हैं। जैसे देर अल बला आपने काफ़ी टेस्ट सीरीज़ में भी देखा होगा, खान यूनुस, जबलिया लार्जेस्ट है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, फिलाडेल्फी कॉरिडोर पूछ लिया तो क्या पता दूसरी साइड का एरेज पूछ लें, ये इजराइल के साथ है। ये मैंने कुछ पीस इनिशिएटिव्स लिखे हुए हैं, ऑस्लो पीस अकॉर्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा आप ये मैप जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, A23A क्या है, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है लेकिन इट वॉज एन आइसबर्ग। ये लार्जेस्ट, ये 2024 की न्यूज़ है, ये अभी की न्यूज़ नहीं है, इसीलिए बोल देते हैं कि 15 महीने का करंट अफेयर कर लो, बट बाय चांस की बात है, अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा, नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो इसका आंसर है ए, आइसबर्ग। दिस वॉज द लार्जेस्ट आइसबर्ग इन द वर्ल्ड। आई थिंक ये टूट रहा था इसलिए ये न्यूज़ में भी था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट देखें, अब हम यहाँ से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी के अंदर मैं हमेशा बोलूँगी बेसिक इज़ द किंग। पॉलिटी का अगर सोर्स की बात करूँ, देयर इज़ नो बेटर ऑल्टरनेटिव देन लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत मैं एक ऐसी बुक बोलती हूँ, मैं इकलौती ऐसी बुक बोलती हूँ जिसको आप कवर टू कवर पढ़ेंगे, मतलब एक भी पेज आप नहीं छोड़ेंगे। सीएससी के अंदर फ्लैग कोड जैसे सवाल पूछे गए, अंतिम चैप्टर्स में से इलेक्शंस वाले चैप्टर 5-6 चैप्टर हैं वो करने ज़रूरी हैं, मतलब एवरीथिंग यू नीड टू कवर। अगर सीएससी की थोड़े थीम्स के बारे में बात करूं तो पार्लियामेंट एक ऐसा चैप्टर है ना पॉलिटी का, जिसमें से हर साल आपको 4 to 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो आई हैव सीन, 4 से 5 सवाल देखने को मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चैप्टर आपके लिए पार्लियामेंट है। चलें, अब आप देखें, वोटिंग एज इन इंडिया चेंज हो गई थी 21 साल टू 18 ईयर्स अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बेसिक सवाल है, ये तो आना ही चाहिए। ये सवाल ऐसे हैं जिनको आप गलत करने का बिल्कुल भी चांस नहीं ले सकते। इसका आंसर है सी, 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। अब आप देखें, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो था प्रियम्बल से रिलेटेड। प्रियम्बल देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सवाल दिखाती हूँ कितनी बार पूछा गया है। ये जियो साइंटिस्ट 2026 में अभी पूछा गया, ये देखिए 2017 में सवाल, सीडीएस 2017 में सवाल, सीएससी 2020 में, सीडीएस 2006 में, सारे के सारे सवाल आपके प्रियम्बल के ऊपर हैं। मैं सारे सॉल्व भी करा देती हूँ आपको। आप देखिए, यहाँ पे पूछा गया है प्रियम्बल के बारे में। पहला बोला है सोर्स ऑफ पावर फॉर लेजिस्लेचर, ठीक है। सेकेंड है स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट। थर्ड, लेज आउट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक लिबर्टी। एंड फोर्थ, स्टेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी। एक चीज़ यहाँ पर आप समझें, अगर आपने थोड़ा बेसिक भी पढ़ा, आपको पता है प्रियम्बल को हम गाइडिंग लाइट समझते हैं, है ना, गाइडिंग लाइट समझते हैं। तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है कि स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट, ठीक है। लेज आउट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक लिबर्टी, नहीं। ये देखिए आप, ये सेम चीज़ 2017 में पूछी गई थी कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि प्रियम्बल में एम्बॉडीड नहीं है, वो इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है। इकोनॉमिक जस्टिस है, इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अब मुझे पता है 2 सही है, 3 गलत है, थर्ड गलत है, तो ये गया बाहर एंड ये भी गया बाहर, मतलब 2 and 4 आर करेक्ट। 1 देखना है हमें। सोर्स ऑफ पावर फॉर लेजिस्लेचर, नहीं, प्रियम्बल सोर्स ऑफ पावर ऑफ लेजिस्लेचर नहीं है। हमें वैसे भी पता है प्रियम्बल तो वैसे ही नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, नॉन जस्टिसिएबल है। इसका आंसर क्या है, बी, 2 and 4। आगे देखें, ये वाला क्वेश्चन देखें आप, सीडीएस 2017 वाला। यहाँ पर पूछा है द प्रियम्बल बाय इटसेल्फ इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव्स व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट, ठीक है। द प्रियम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इट्स अथॉरिटी, तो इसका आंसर है ए, 1, 2 and 3, ठीक है। इंडिकेट कैसे करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है, अथॉरिटी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, पहले ही हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। आगे देखें, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज व्हाट, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है जिसका लीगल इफेक्ट भी नहीं है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट, एंड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स। इसका आंसर है डी, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है लेकिन इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पार्ट्स।
देखें 2006 में भी सीडीएस में सवाल पूछा गया कि प्रियम्बल के अंदर क्या मेंशन है। देखिए ये तो बड़ा इजी सवाल है। मेंशन क्या है? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, प्रियम्बल से हर साल ही क्वेश्चन आता है, तो प्रियम्बल वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से पढ़ें। आगे देखें, ये क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर correct? No part of constitution can be changed by an ordinary legislation unless so authorized. Second, all parts of constitution can be amended including the basic feature. ये तो यहीं पर गलत हो गया। हमें ये चीज़ पता है कि केशवानंदा भारती केस, अगर आप लोगों को पता है, केशवानंदा भारती केस के अंदर ये बात कही गई थी कि हर चीज़ अमेंड हो सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किए जा सकते हैं, लेकिन आप क्या अमेंड नहीं कर सकते? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते थे। बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो केशवानंदा भारती केस में ही आया था, बट क्या बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में? ऐसा नहीं है। तो आप बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट यहीं गलत होगी। इसका मतलब ये आंसर है 1 and 3। बिल्कुल सही बात है कि नो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज बाय एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन अनलेस सो ऑथराइज्ड, और फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किए जा सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू आर प्लेइंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन कंसेप्चुअल क्लैरिटी विल क्लियर योर एग्जाम। आगे देखें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में पूछा है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में फॉल करता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी लिस्ट में है ये? आप थोड़ा सा भी वैसे दिमाग लगाएंगे तो आपको पता होगा, आपने पता होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इज रिस्पॉन्सिबल। थोड़ा सा अगर हमें समझ में ना आए, स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक तरीका बता रही हूँ सोचने का। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शंस फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का कोई रोल यहाँ पर दिखाई नहीं देता। इसका आंसर है सी, स्टेट लिस्ट। ठीक है, आपको एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप ऐसे सवाल गलत करेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत से सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स की गेम है। आगे देखें, द पावर टू, ये देखो ये वाला क्वेश्चन जियो साइंटिस्ट 2026 में अभी पूछा गया है, जहाँ पे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस इंक्रीज करने की पावर किसके पास है? 2014 सीएससी में सेम सवाल ये पूछा गया था, और इसका आंसर क्या है? पार्लियामेंट। सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज और हर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इसका आंसर है उसके ऊपर भी इंडिविजुअली हज़ारों बार सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है। ये तो बहुत ही ईजी सवाल है, इसमें आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप गलती करेंगे। आगे देखें, यहाँ पे पूछा कौन से स्टेट्स हैं जिनमें बाय कैमरल लेजिस्लेचर है। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए आर्टिकल 169 के अंदर मेंशन है कि कौन कौन से स्टेट्स में बाय कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। इसको याद करने का तरीका मैंने ऐसे याद रखा है, बमाकू प्लस टी, BMAKU प्लस टी, यानी कि बी फॉर बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यूपी एंड तेलंगाना। इसका मतलब आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना। आंसर है ऑल 4। इसे आप एज इट इज़ याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पर क्वेश्चन है। ये लिखा है आर्टिकल 143 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ले डाउन करता है कि सुप्रीम कोर्ट मे बी रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस इट्स ओपिनियन, कि सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना पड़ सकता है। सेकंड है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है, एडवाइजरी ओपिनियन, वो बाइंडिंग है। पहले तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका लक्ष्मीकांत से, कंसेप्ट के पे है। थोड़ा अगर आप वैसे भी नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगाएं, एडवाइस कभी भी बाइंडिंग होती है? कभी नहीं होती। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट वैसे ही गलत है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देखें, लिखा हुआ है क्लियरली, आर्टिकल 143 ऑथराइज करती है प्रेसिडेंट टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर एक्सप्लिसिटली लिख रखा है बोथ द केसेस के अंदर ओपिनियन जो है, जो सुप्रीम कोर्ट देगा, वो ओनली एडवाइजरी है, नॉट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, मतलब ये बाइंडिंग नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इसका आंसर है A, 1 ओनली। ठीक है,
आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके लक्ष्मीकांत में से, लक्ष्मीकांत के अंदर एक पूरा टेबल दे रखा है, ये मेरा खुद की लक्ष्मीकांत का स्क्रीनशॉट है, इसलिए थोड़ा सा मार्क्ड है, आप चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके अंदर क्लियरली ये चीज़ें सारी दे रखी हैं डायरेक्ट फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। वैसे मैं बोलूँ तो सारे ही लक्ष्मीकांत से हैं, जस्ट आपको अच्छे से स्टैटिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखें, सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म देखो कनाडा से है, बिल्कुल सही है। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिल्कुल सही है, आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स भी यूएसए से हैं, जिसे बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, ये बात आपने पढ़ी होगी। कॉन्करेंट लिस्ट यूएसएसआर से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से है, और फंडामेंटल ड्यूटी यूएसएसआर से, ये थर्ड और फोर्थ स्वैप है, ठीक है। तो इसका आंसर है ओनली 2, जहाँ पे 1 और 2 जो है वो करेक्ट है, बाकी सब भी आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी पर सवाल है। बोला राइट टू प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड राइट टू प्रॉपर्टी इज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। चलो भाई, अब ध्यान से देखो, राइट टू प्रॉपर्टी 2021 में भी सवाल पूछा गया था और काफ़ी कंफ्यूजिंग सवाल था, जिसका आंसर ये था कि ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ लीगल राइट जो कि हर इंसान को अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखो, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 की गई थी, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से रिमूव कर दिया गया था और इसको बना दिया गया था आर्टिकल 300A के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट बट येस इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसका आंसर है B2 ओनली। मूविंग ऑन to last question of the day कि which one of the following articles cannot be suspended during proclamation of national emergency। कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि नेशनल एमरजेंसी के दौरान भी हटाए नहीं जा सकते, इसको वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। इसमें आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी थोड़ी छीनेंगे आप, ठीक है। ये तो वैसे भी अगर आपको नहीं भी आता था तो 21 तो सबको ही पता होता है, आप फिर भी एलिमिनेट कर सकते थे। कि अगर आप प्रायोरिटी वाइज सेट करो ना सारे आर्टिकल्स में, जिंदगी लाइफ एंड लिबर्टी से ज़्यादा तो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर है A, आर्टिकल 20 एंड 21। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो अस फॉर मोर सच कॉन्टेंट। और अगर आपको चाहिए कि ऐसी में और वीडियोस लेके आऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी में जो भी मैप्स जिनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ऑलरेडी पास्ट में और जो पूछे जा सकते हैं उसे भी डिकोड करूँगी। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू ब्रिंग एन EPFO के, पॉलिटी के एंड हिस्ट्री के एनालिसिस। सो बी ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।